हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकारत डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, आज हम सीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक नया इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नंबर ऑफ इंडेक्स इज इंडेक्स 16 एंड द नेम ऑफ इंडेक्स 16 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर? ये नाम आपने ऑलरेडी इंटर लेवल पर सुना है 2016 से पहले। अच्छा, जो लोग मेरे लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको एक मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। यहां पे मैं जो भी ब्लैक इंक से लिख रहा हूं वो आपको लिखना नहीं है, वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी हर एक थियरी में आपको यहां पे रेड इंक में जो लिखा होगा वही आपको लिखना है। क्लियर? अच्छा, इंडेक्स 16 के रिलेटेड हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10? तो बिफोर 2016 AS 10 का नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट। 2016 में कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स में चेंज हुआ एंड कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स में चेंज होने के बाद पूरा AS 10 को चेंज कर दिया था। यानी AS 10 का नाम हो गया था एग्जैक्टली इंडेक्स जैसा। एंड वो कौन सा नाम था? तो क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मुझे बोलने दो, कंटेंट भी ये जो नया AS 10 आया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड हमारा इंडेक्स 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो दोनों का कंटेंट 90% जितना सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये AS 10 को चेंज करने का पर्पज ही वो था कि हम कंपेरेबल IFRS जैसा फिक्स असेट के लिए हम अकाउंटिंग करें। क्लियर? अच्छा, ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 भी हुआ करता था एंड AS 6 का नाम था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। फॉर योर नॉलेज, जिस मोमेंट पे ये नया AS 10 आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद वो AS 6 अबॉलिश्ड हो गया था एंड वो AS 6 को मर्ज कर दिया था किसके साथ? तो कि AS 10 के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं, हम यहां पे जो भी अकाउंटिंग करने वाले हैं वो टेंजिबल फिक्स असेट का अकाउंटिंग करने वाला है। AS 10 का स्कोप थोड़ा नैरो था, यहां पे बहुत कुछ चीज को हम यहां पे फिक्स असेट कंसिडर करने वाले हैं एंड हम यहां पे इंटेंजिबल असेट की कुछ बातें नहीं करने वाले। रीजन, इंटेंजिबल असेट के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स 38। तो इंटेंजिबल असेट का अकाउंटिंग आपको 38 में करना है। यहां पे जस्ट हम टेंजिबल फिक्स असेट का अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आपको एक असेट का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट? तो मैं क्लास में बहुत बार बोलता हूं, असेट मीन्स एनी रिसोर्स विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड by management as a result of a past event and from which future economic benefit is expected. Repeat कर रहा हूं, asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. Friends, इंटर लेवल पर ये AS हमने बहुत लिबरल वे में किया था, बहुत इजी वे में किया था। पर कहना चाहिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये चीज हमारे लिए फिक्स असेट है। अगर यस ये चीज हमारे लिए फिक्स असेट है तो उसका काउंटिंग हमको इंडेक्स 16 के हिसाब से करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में तो 4-5 एग्जाम्पल आ रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। लाइक मान लो आपको इसका आंसर अभी नहीं मिलेगा, जब सब कुछ ये खत्म हो जाएगा पूरा काउंटिंग इंडेक्स 16, तब तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पर सोचते रहो, आपके दिमाग में भी ऐसे डाउट कुछ आने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। अगर मान लो ये हाईवे है, हाईवे के बाजू में यहां पे हमारी फैक्ट्री है। हाईवे से हमारी फैक्ट्री पर आने के लिए कोई रोड नहीं था। हमने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट हमको यहां पे बहुत कुछ मटेरियल पास ऑन करना होता है, जो भी फिनिश गुड्स बनता है वो पब्लिक को सप्लाई करना पड़ता है। तो एक काम करो, इस पर्टिकुलर वे पर हमको कुछ रोड बना के दो। गवर्नमेंट बोले हमारा कुछ वहां पे इंटरेस्ट नहीं, हम आपको क्यों रोड बना के दे? तो मैंने बोला एक काम करो, मुझे परमिशन दो कि मैं यहां पे रोड बनाऊं। पर बॉस, जिस लैंड पर मैं रोड बना रहा हूं वो लैंड मेरा नहीं है। सेकेंड चीज, ये जो रोड में बनाऊंगा वो रोड जस्ट मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा, मेरे आजू बाजू में यहां पे जितने भी विलेजेस वाले हैं वो लोग भी ये रोड को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, ये रोड बनाने का मान लो मैंने टोटल 50 लाख रुपीस का खर्चा किया। नो डाउट
ये रोड बनाने के बाद मुझे उसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल रहा है, वो बात सही है, पर ये रोड पर मेरा ओनरशिप है, ये रोड पर मेरा कंट्रोल है। ओनरशिप की तो बात ही नहीं है, बिकॉज जिस लैंड पर मैं रोड बना रहा हूं वो लैंड वो तो मेरा है ही नहीं। वो किसका है? तो क्या वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एंड अगर वो लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो रोड पे कुछ ओनरशिप की कुछ बात होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट ये रोड पर आपका कंट्रोल है कि नहीं है। अगर कंट्रोल है तो इट मे बी पॉसिबल वो आपके लिए फिक्स असेट हो सकता है, बिकॉज कंट्रोल के लिए भी प्रॉब्लम है। ये जो रोड है ना वो जस्ट मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा, ये रोड पूरी पब्लिक यूटिलाइज करने वाला है। क्लियर? तो सिंपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, जब तक इंडिया 16 खत्म करूंगा तब तक लास्ट लेक्चर तक उसका आंसर मिल जाएगा, पर आप सोचो। सेकंड एग्जांपल दो, मान लो एक क्लासेस खोल के बैठे हम, एक क्लासेस खोल के बैठे जो हमारा रिसेप्शनिस्ट एरिया है उसके पीछे हमने एक बहुत बड़ा ड्राइंग लगा दिया। एंड अगर हमने एक बहुत बड़ा ड्राइंग लगा दिया, ड्राइंग हमने परचेस किया था मान लो से जस्ट 3 लाख रुपीस को परचेस करके, अग्रीड। वो ड्राइंग परचेस करने के बाद वो ड्राइंग हमको कुछ हमारे बिजनेस में कुछ डायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा है, पर इट मे बी पॉसिबल वो इनडायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे ही सकता है ना। सर कैसे इनडायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? चलो अगर आप क्लासेस के लिए आपको थोड़ा हैरान हो तो एक मान लो हमारा एक होटल है, एंड होटल के रिसेप्शनिस्ट एरिया के पीछे, ये हमारा रिसेप्शनिस्ट का एरिया है, उसका टेबल है, और उसके पीछे हमने एक बहुत बड़ा ड्राइंग लगा दिया। जो ड्राइंग हमने परचेस किया था 3 लाख रुपए में, ड्राइंग आपको लग रहा है कुछ डायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? आंसर इज नो। पर कहने से 110% बोल रहा हूं वो ड्राइंग आपको इनडायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे ही सकता है। कहने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज होगा, आपके वहां पे जो एम्प्लॉइज काम करेंगे उसको अगर एटमोस्फियर अच्छा होगा तो कहने से वो उनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज करने में वो लोग हमको हेल्प करने वाले। तो इट मे बी पॉसिबल हमने वो जो ड्राइंग परचेस किया था वो हमारे लिए फिक्स असेट हो सकता है। दूसरा चीज के होटल में अगर मान लो वो लोग एक क्रॉकरी को यूज कर रहे हो, जो डिश होता है, जो ग्लासेस होते हैं, वो सब कुछ उनके लिए फिक्स असेट है कि नहीं है, वो सब कुछ हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर? सिंपल, मैंने जस्ट आपको बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूं। Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. Perfect. Next अगर हम स्टार्ट करें, that is nothing but आज का मेन डेफिनेशन, what is the meaning of property plant and equipment. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर हम कोई बार क्लास में उसको फिक्स असेट बोले तो भी समझ लेना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओनली। ये क्या होता है? तो डेफिनेशन सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नथिंग बट एनी असेट, क्लियर, समझ एकदम ध्यान से, विच इज नॉट हेल्ड फॉर सेल, जिसको हम बेचने के लिए नहीं लाए हैं, विच इज हेल्ड फॉर, किसके लिए, तो हम उसको यूज कहां पे करेंगे, तो हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन, चार चीज समझ लेना, मैं उसको 4 अलग अलग जगह पे यूज करने वाला हूं। एक था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा है दैट इज नथिंग बट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तीसरा है दैट इज नथिंग बट फॉर रेंटल टू अदर्स, एंड द फोर्थ है दैट इज नथिंग बट फॉर द एडमिन पर्पस, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लाइफ ऑफ द असेट इज मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। फ्रेंड्स, मोर देन 1 ईयर नहीं है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है। वहां पे लिखा है मोर देन 1 पीरियड। 1 पीरियड मतलब कौन सा हुआ, तो क्या 1 अकाउंटिंग ईयर। रिपीट कर रहा हूं, फिक्स असेट मींस एनी असेट व्हिच इज नॉट हेल्ड फॉर सेल, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, administrative purpose, and the life of the asset is more than 1 accounting year. Clear? Fixed asset पहले तो एक asset होना चाहिए, और उसके लिए हमने asset का definition ऊपर discuss किया कि asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected, which is not held for sale, which is held for consumption in, आइदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग आपके लिए एक फिक्स असेट हो सकता है, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, नौकार के लिए अहमदाबाद में इतने प्रीमाइस है, हम जहां पे स्टूडेंट्स को एक्चुअल सर्विस दे रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो हर एक बिल्डिंग हमारे लिए क्या हो सकता है, फिक्स असेट हो सकता है। और फॉर रेंटल टू अदर्स, मान लो नौकार ने अपने पास कुछ 4-5 एसी एक्स्ट्रा थे, वो एसी को हमने क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया, तो वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, फिक्स असेट। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, नौकर के पास एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है जो हम एडमिन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस है, क्लियर, तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, फिक्स असेट हो सकता है। ये चारों 4 वर्ड प्रॉपर लिखा है जहां पे सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा। पर यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लाइफ ऑफ द असेट इज मोर देन 1 ईयर के मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो क्या मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट,
मैंने एक असेट को परचेस किया था 1 अप्रैल 2016 को, जिसकी लाइफ है 1 साल। मतलब फ्रेंड्स कहने से वो चलेगा 31 मार्च 2017 तक। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने एक असेट को परचेस किया था 1 जनवरी 2017 को, जिसकी लाइफ है 1 साल। मतलब कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2017। आई थिंक मुझे सीए फाइनल वालों को वो बोलने की जरूरत नहीं है। इफ नथिंग इज गिवन तो कैन आई से वी आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड इफ वी आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, तो मुझे आपको क्वेश्चन में वो पूछना है कि दोनों केस में से कौन से केस में वो चीज हमारे लिए फिक्स असेट है। चेक करो, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 1 साल हुआ। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 वो भी हमारे लिए क्या हुआ? 1 साल हुआ। कंफर्म बोल रहा हूं, दोनों केस में तो वो फिक्स असेट है ही नहीं। क्लियर? एक में है बट एक में नहीं है। तो आंसर बोल दूं, फर्स्ट वाले केस में वो फिक्स असेट नहीं है, बट सेकंड वाले केस में वो फिक्स असेट है। सर क्यों ऐसा? समझाओ। 1/4/16 से 31 मार्च 2017 मतलब अगर पता चले तो आपका फाइनेंशियल ईयर 16-17 हुआ, पर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 फ्रेंड्स 1 जनवरी 2017 आपका फॉल होगा फाइनेंशियल ईयर 16-17 में, एंड 31 दिसंबर 2017 आपका फॉल होगा फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। तो दिमाग चले तो यहाँ पे वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर हुआ, पर फर्स्ट वाले केस में वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर नहीं है, तो फर्स्ट वाले केस में वो फिक्स असेट नहीं होगा, पर सेकंड वाले केस में वो फिक्स असेट होगा। एक वर्ड सुन लेना, अगर ये नॉट हेल्ड फॉर सेल वर्ड नहीं लिखा होता ना, नॉट हेल्ड फॉर सेल वर्ड, तो इन्वेंट्री भी आपके लिए फिक्स असेट हो सकता था। सर आप क्या बात कर रहे हो? हाँ समझो, बिकॉज इन्वेंट्री एक असेट है। एक्चुअली चेक करो तो उसको कंज्यूम करने वाले हो कहां पे? तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, रॉ मटेरियल होगा तो उसको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज करोगे, एंड उसका लाइफ कैसे होगा? मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, बिकॉज आपके पास 31 मार्च को पड़ा है, मतलब करंट ईयर में पड़ा है, एंड उसको आप कहने से नेक्स्ट अप्रैल में यूज करोगे। नेक्स्ट अप्रैल में यूज करोगे तो कहने से एक्चुअली अपेरेंटली चेक करे तो उसका लाइफ तो क्या होगा? मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होगा। तो सिंपल, वो डेफिनेशन के हिसाब से तो कहां पे आना चाहिए? फिक्स असेट में। पर फिक्स असेट के डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा था विच इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। इन्वेंट्री इज स्पेसिफिकली हेल्ड फॉर सेल, एंड इसीलिए हम इन्वेंट्री को कभी भी फिक्स असेट में नहीं दिखाते। इवन दो देर आर सम नॉन मूविंग आइटम्स। नॉन मूविंग आइटम्स मतलब बहुत 3-4 साल के पहले बना के रखा है, बहुत सेल करने का ट्राई किया पर अभी तक भी उसको सेल नहीं कर पाए, भले वो हमारे पास 4 या 5 साल से पड़ा है, तो भी हम इन्वेंट्री को कभी भी फिक्स असेट में डिस्क्लोज नहीं करते। हम इन्वेंट्री को ऑलवेज कहां पे डिस्क्लोज करते हैं? करंट असेट में ही डिस्क्लोज करते हैं। क्लियर? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। चलो, अगर आपको ये 2 डेफिनेशन पता चला तो मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, समझ लेना। 15 मार्च को मुझे किसी के पास से 50 लाख रुपए मिले। मुझे बोले एक काम कर, मार्च एंडिंग है, तू ये 50 लाख रुपए तेरे घर पे रख। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला रुपए तुझे वापस देने का? तो क्या हाँ देने का। मैंने बोला कब तू आएगा लेने के लिए? बोले मैं 30 अप्रैल को तेरे वहां पे आऊंगा यानी 50 लाख रुपए लेके चले जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, तेरे रुपए तू ले सकते कभी भी। प्रॉब्लम इज दैट अगर आपके दिमाग में कॉमर्स चल रहा है तो मेरे पास 50 लाख रुपए 1 महीने के लिए आए हैं। रूल ऐसा है, रुपए को कभी भी आइडल नहीं रखना चाहिए, उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट कर दोगे तो कहना साहब कुछ अर्न कर पाओगे। बैंक में गया, बैंक वाले बोल रहे 1 महीने के लिए कुछ एफडी नहीं होगा। शेयर मार्केट में शेयर परचेस करने के लिए सोचा, पर डर ये था कि अगर 1 महीने के बाद वो जब रुपए लेने के लिए आए एंड तब अगर इसको सेल नहीं कर पाया तो कहने से मैं फंस जाऊंगा। तो एक काम किया, मैंने एक रिस्क लिया। मैंने मेरे घर के सामने एक लैंड का प्लॉट था, वो लैंड का प्लॉट 50 लाख रुपए का ही था, वो मैंने परचेस कर लिया। मैंने परचेस कर लिया तो कहने से सबसे पहले वो 50 लाख रुपए जब आए थे तो उसकी एंट्री मैंने बुक में ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग अकाउंट, एंड ही इज माय फ्रेंड, ही इज नॉट माय रिलेटेड पार्टी, तो मैं ले सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। 50 लाख रुपए का मैंने लैंड जब परचेस कर दिया तब मैंने एंट्री किया लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब कहने से जब परचेस किया 15 मार्च थी एंड 31 मार्च बीच में आ गया, तो 31 मार्च को कहने से बैलेंस शीट में मेरे पास ये लैंड होगा, बाद में डिसाइड करते हैं वो लैंड कौन सा होगा, करंट होगा कि फिक्स होगा। मेरा पर्पस क्लियर है, आज मैं 15 मार्च को ये लैंड को परचेस कर रहा हूं, मैं गारंटी बोल रहा हूं मुझे सामने वाले को 30 अप्रैल से पहले वो लैंड को बेच के रुपए दे देना पड़ेगा, एंड 30 अप्रैल से पहले अगर उसको लैंड को बेच के मुझे अगर रुपए दे देना पड़ेगा तो कहना से मेरा टारगेट क्लियर है, विद इन 1 मंथ मैं उसको सेल कर दूंगा।
एंड बहुत ट्राई किया सेल करने का, 31 मार्च से ही पहले सेल हो जाता थोड़े एक्स्ट्रा प्राइस पे तो मैं कर देता, पर नहीं हुआ। मैं उसको सेल कर पाया 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को मैंने 55 लाख में सेल कर दिया। जब सेल करोगे तभी भी आपका एंट्री क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट 55 लाख, टू लैंड अकाउंट 50 लाख, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज नथिंग बट 5 लाख। इनकम टैक्स मत सोचना सर किसी के रुपए लेके आपने 5 लाख का गेन किया उस पर भी टैक्स भरोगे, हाँ भर दूंगा, टेंशन नहीं है, क्लियर। पर माय क्वेश्चन इस 31 मार्च जो आया था उसमें जो मैंने बैलेंस शीट बनाया था वो बैलेंस शीट में लैंड जो होगा वो कहां पे होगा, वेदर इट इज अ फिक्स एसेट और अ करंट एसेट। मैं को डेट याद करवा दूं, 15 मार्च को परचेस किया था, 15 मार्च 2020 को, एंड 15 अप्रैल 2020 को मैं उसको बेचने वाला हूं। चेक करो तो 15 मार्च 2020 आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 में आता है, पर 15 अप्रैल 2020 आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आता है। तो इफेक्टिवली चेक करो तो आपका मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तो हो ही गया। पर माय प्रॉब्लम इज वेदर इट इज अ फिक्स एसेट और अ करंट एसेट। आंसर इज इट इज अ करंट एसेट, कोई डाउट ही नहीं है। दिमाग चलाओ, नाम पे मत जाओ, ये लैंड था, पर्पस देखो। कैन आई से मेरा लैंड लेने का पर्पस ही वो था कि उसको विद इन 1 मंथ उसको सेल करने का। तो दिस लैंड is specifically held for sale, and if that land is a held for sale तो आगे सोचना ही नहीं है, वो आपके लिए फिक्स एसेट हो ही नहीं सकता, वो ऑब्वियसली आपके लिए क्या होने वाला है, करंट एसेट ही होने वाला है, क्लियर। तो एक तो स्पेसिफिकली हेल्ड फॉर सेल नहीं होना चाहिए। 4 पर्पस मैंने बोल दिया, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विस देने के लिए, रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पस, एंड द लाइफ ऑफ द एसेट इज मोर देन 1 अकाउंटिंग है। तो सर आपने वो होटल वाला जो ड्राइंग बोला था वो ना तो गुड्स प्रोड्यूस करने में है, ना तो कुछ डायरेक्ट सर्विस देने के लिए, वो ना तो हमने रेंट पर दिया है, पर यस वो एडमिन पर्पस वाली हम उसको असेट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। लाइक मैं आपको सिंपल समझाऊं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना सर्विस दे रहे हैं, ना हम उसको रेंट पर दे रहे हैं, पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज सर्विस इज कंसीडर्ड एज एडमिन सर्विस, एंड इफ इट इज कंसीडर्ड एज एडमिन सर्विस तो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग में बैठा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो फर्नीचर यूज कर रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहा है, उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, फिक्स एसेट कंसीडर करते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, दिमाग में ये चीज छोड़ दो, कोई चीज आपको डायरेक्ट बेनिफिट देगा तो ही वो आपको क्या करेगा, सर्विस देगा, अरे तो ही आप उसको फिक्स एसेट मानोगे। आंसर इज नो। अगर वह इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक्स्ट्रा एज अ सेट मान सकते हो। मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, मान लो एक क्लासेस थे, नो क्लासेस प्रॉपर चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर थोड़ा फ्लोरिंग 20 साल पुराना था। मैंने पूरा फ्लोरिंग चेंज करवा के आज के जमाने के लेटेस्ट स्टाइल्स बेल सब कुछ लगवा दिया। एंड दूसरा एग्जांपल दो, एक होटल है, होटल वालों का भी कहने से फ्लोरिंग ओल्ड था, उन्होंने भी क्या कर दिया, अपना पूरा फ्लोरिंग परफेक्ट मार्बल लाके परफेक्ट कर दिया। हाँ, तो मुझे पूछने दो, क्लासेस जो फ्लोरिंग के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं ना, उसकी वजह से उनका जो बिल्डिंग था उसका कुछ कैपेसिटी में कुछ बढ़ावा होने वाला नहीं है। वहां पे जो कस्टमर्स आते हैं वो स्पेसिफिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए आता है। हाँ, अगर वो नया होता तो मैं उसको कैपिटलाइज कर देता, पर यहां पे जो मैंने फ्लोरिंग चेंज करवाया उसकी वजह से मेरी एसेट की कैपेसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, एंड आई डाउट कि वो फ्लोरिंग की वजह से मेरा कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी बढ़े। क्लियर, जो हमारे कस्टमर है वो कस्टमर का पर्पस एजुकेशन है, उनका पर्पस कुछ एंटरटेनमेंट का नहीं है। पर इफ द सेम केस इन द होटल, तो कहना से अगर वो लोग फ्लोरिंग चेंज करवाए 110%, जो लोग पहले पर नाइट के रूम का भाव अगर 5,000 रुपए ले रहे थे, कहना से आपका लोकेशन अच्छा हो गया, गारंटी बोल रहा हूं, अगर 5,000 के सामने अगर उसको 7,000 बोलोगे तो भी कस्टमर आपको देने के लिए रेडी होगा। मुझे बोलने दो, ड्यू टू दैट फ्लोरिंग एक्सपेंस आपका फ्यूचर में होटल वालों के लिए गारंटी बोल रहा हूं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाला है। एंड अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाला, नो डाउट उनका बिल्डिंग की लाइफ में कुछ बढ़ावा नहीं होगा, पर कहने से उनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो बढ़ेगा। एंड अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा तो वो लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जस्ट 2 डेफिनेशन डिस्कस किया। फर्स्ट डेफिनेशन, असेट मीन्स एनी रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of the property, plant and equipment? Property, plant and equipment is an asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods,
rendering of services, rental to others or for administrative purpose, and the life of the asset is more than one accounting year. Perfect. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस करें? इंड एस की नॉन एप्लीकेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है, एकदम ध्यान से सुनना. फर्स्ट पॉइंट ही बहुत डिफिकल्ट है जो आपने इंटर लेवल पर किया था. फर्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है, बायोलॉजिकल असेट related to agriculture produce other than bearer plant. रिपीट कर रहा हूं, बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अदर देन बेरर प्लांट. ये अदर देन को मारो गोली, उसको छोड़ दो. अभी पहले हम इसका इतना डिस्कस करें. बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सर टॉपिक के नाम से इतना पता चला कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि ये जो आपका बायोलॉजिकल असेट होगा जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वहां पे आपका इंड एएस 16 एप्लीकेबल नहीं होगा. पर इसे बायोलॉजिकल असेट होता क्या है? तो सिंपल आपको डेफिनेशन समझो. तो एज पर इंड एएस 16 बायोलॉजिकल असेट कुछ नहीं है, एनी लिविंग एनिमल और एनी लिविंग प्लांट. क्लियर? एनी लिविंग एनिमल और एनी लिविंग प्लांट. सर एनिमल तो लिविंग होते हैं, प्लांट भी लिविंग होते हैं, हाँ प्लांटेशन भी लिविंग होता है. रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब सिंपल आपको समझो, अगर कोई भी एनिमल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो इंड एएस 16 इज नॉट एप्लीकेबल. पर अगर कोई भी एनिमल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है तो इंड एएस 16 इज एप्लीकेबल. सर आप क्या बोल रहे हो समझाओ, मैं आपको समझाऊं. ये मेरी बैलेंस शीट है. मेरी बैलेंस शीट में मान लो आज तक मैं बिल्डिंग लिखता था, आज तक मैं फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखता था, आज तक मैं प्लांट एंड मशीनरी लिखता था, आज तक मैं इक्विपमेंट भी लिखता था. पर अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलना है, समझना. छोटे थे तब से आपको बोल दिया था कि लाइव स्टॉक कभी भी आपके लिए फिक्स सेट नहीं होता. पर आंसर इज नो. अगर लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ रिलेटेड नहीं है तो वो इंड एएस 16 के स्कोप में इंक्लूडेड है एंड आपको उसको फिक्स एसेट मानना पड़ेगा. सर 4-5 एग्जांपल दो समझो. आपने घर पे एक डॉग रखा है एज अ पैट. मेरा क्वेश्चन है वेदर दैट डॉग दैट पैट इज अ फिक्स एसेट. आंसर इज नो. रीजन, उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. पर डाउट है मुझे, हॉर्स रेस में जो हॉर्स है वो आपके लिए फिक्स असेट है, उसको एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंसिडर कर सकता हूं. आंसर इज यस, उसको आप एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिडर कर सकते हो. रीजन, एक ऑथर मस्त लिख रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितना काम प्लांट एंड मशीनरी का है ना उतना ही काम एक हॉर्स रेस के लिए कर रहा है. अगर वो प्लांट एंड मशीनरी से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है तो हॉर्स से भी आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है. डेफिनेशन चेक करो. दैट हॉर्स इज नॉट हेल्ड फॉर सेल, दैट हॉर्स इज हेल्ड फॉर टू प्रोवाइड द सर्विसेज एंड द लाइफ ऑफ द हॉर्स इज अ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. एंड द लाइफ इज अ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, 110% बोल रहा हूं, वो मेरे लिए क्या होगा? फिक्स असेट होगा. मान लो आपके पास सर्कस में जितने भी एनिमल्स हैं, वेदर दे आर द फिक्स असेट? आंसर इज यस, because you are using that animals for the commercial purpose only. And if you are using that animals for the commercial purpose, 110% आपको फिक्स असेट में दिखाना पड़ेगा. ये सब कुछ बहुत एडवांस स्टेज पर बोल रहा हूँ. मान लो आपने कंपनी खोला, बहुत सारे अपने हॉर्स रेस ड्राइवर्स को वहाँ पे रखा है, जो लोग स्पेसिफिकली आपका काम ही वो है कि जितने भी हॉर्स रेस की कंपटीशन होता है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो. आपकी नेटवर्थ इन इंडिया 250 करोड़ से ऊपर है तो ही आपको इंड एएस एप्लीकेबल होगा. क्लियर? अच्छा, आपने एक कंपनी खोला जहां पे आप इस सर्कस का काम कर रहे हो तो ही ये सब कुछ आपके लिए फिक्स एसेट होने वाला है, बाकी होने वाला नहीं है. नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं उसके बाद मुझे आपको बताना है दैट इज नथिंग बट आपके पास जू में जितने भी एनिमल्स है, वेदर दैट इज अ फिक्स एसेट? आंसर इज यस, यू आर यूजिंग दैट एनिमल्स फॉर द कमर्शियल पर्पस ओनली. कहने से जू में आने के लिए आप कुछ एंट्री फीस रखते हो जहां पे आपका पर्पस एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है. अगर आपका पर्पस कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लेने का है, 110% वो आपके लिए फिक्स एसेट हो सकता है. तो सर प्रॉब्लम इज दैट अगर कोई भी एनिमल, आपने ऐसे 2 पार्ट किए, एक किया एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए
અને एक किया अदर पर्पस के लिए। अदर मतलब कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। अदर के लिए तो आपने बोल दिया कि आपका इंडेक्स 16 होगा ना, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लिया। तो व्हाट अबाउट जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एप्लीकेबल है? फ्रेंड्स, उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स 41 है एग्रीकल्चर, हम उसको क्या मान लेंगे? एक बायोलॉजिकल असेट मान लेंगे। लाइक आप जब इंडेक्स 41 में आओगे तब मैं आपको एक समझाऊंगा, आज मैं आपको समझाऊँ। अगर कोई भी बफेलो है जो स्पेसिफिकली फॉर द मिल्क एक्टिविटी के लिए आप यूज करते हो, फॉर योर नॉलेज दैट मिल्क एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एंड अगर उसको आप यूज कर रहे हो तो कैन आई से वेदर इट इज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इज अ बायोलॉजिकल असेट? तो इट इज अ बायोलॉजिकल असेट एंड दैट इज कवर्ड बाय इंडेक्स 41 एंड द नॉट कवर्ड बाय इंडेक्स 16। मतलब आपका कोई भी एनिमल है वो इधर 16 या 41 कहीं ना कहीं पे तो कवर होने वाला है। क्लियर? तो जस्ट मैंने आपको आधी लाइन समझाई है। दैट इज नथिंग बट बायोलॉजिकल असेट अगर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो इंडेक्स 16 इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है अदर देन बेरर प्लांट। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी में भी मैं क्या बोल रहा हूं? अदर देन। अदर देन मतलब कहने से बेरर प्लांट को इंडेक्स 16 इज एप्लीकेबल। सर, ये बेरर प्लांट होता क्या है? तो समझो, उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी है। उसको एज अ स्क्रैप की तरह बेचने वाले नहीं हो। बेरर प्लांट अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, ये मान लो ये आपका एक मैंगो ट्री है, दिस इज मैंगो ट्री। क्लियर? तो ऊपर क्या होगा? मैंगो होगा। क्लियर? अपने आप को पूछो, ये मैंगो को अगर मैं वहां से निकाल दूं तो कहने से फिर से वो मैंगो वहां पर रिपीट होने वाला है। मतलब वो कहने से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिपीट करने में हमको हेल्प करने वाला है। एंड उसका लाइफ कैसा है? तो क्या मोर देन वन अकाउंटिंग केयर है। फॉर योर नॉलेज दैट मैंगो ट्री इज नथिंग बट हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। पर यस, इंडेक्स 16 स्पेसिफिकली बोल रहा है इंडेक्स 16 is only applicable to the bearer plant, but it is not applicable to the produce of the bearer plant. Repeat कर रहा हूँ, इंडेक्स 16 is only applicable to the bearer plant, but it is not applicable to the produce of the bearer plant. मतलब मैंगो ट्री को इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होगा, बट मैंगो को आपका इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। ऑरेंज ट्री को इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होगा, पर ऑरेंज को आपका इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। एंड अगर आपका कोई भी व्हीट एंड राइस का क्रॉप है तो ऑब्वियसली वहां पे इंडेक्स 16 एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन, व्हीट एंड राइस को एक बार क्रॉप को अगर वहां पे कट कर दो तो फिर से वहां पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलने वाला नहीं है। यहां पे मेरी कंडीशन थी कि बार बार आपका मैंगो रिपीट होना चाहिए, पर वहां पे ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर? तो सिंपल, बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अदर देन बेरर प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल असेट? एनी लिविंग एनिमल और एनी लिविंग प्लांट। आपके पेट को इंडेक्स 16 एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। हॉर्स रेस में हॉर्स? यस। सर्कस में एनिमल? यस। मैंगो ट्री? यस। मैंगो नो। ऑरेंज ट्री? यस। ऑरेंज नो। एंड व्हीट एंड राइस के क्रॉप को भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडेक्स 16 इज ओनली एप्लीकेबल टू द बेरर प्लांट, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोड्यूस ऑफ द बेरर प्लांट। क्लियर? चलो अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई मैं बुलॉक यूज कर रहा हूं, बुलॉक अगर मैं यूज करूं फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, इंडेक्स 16 एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? तो नॉट एप्लीकेबल। पर अगर मैं ऐसा बोलूं बुलॉक में यूज कर रहा हूं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, तो इंडेक्स 16 एप्लीकेबल? आंसर इज यस, इंडेक्स 16 एप्लीकेबल। एंड उसको आपको कहां पे दिखाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाना पड़ेगा। मुझे पता है आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, सर इट मे बी पॉसिबल मॉर्निंग में हमको वो बुलॉक को एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, पर इवनिंग में हम वो बुलॉक को फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस यूज कर रहे हैं। 100% मैं बोल रहा हूं, आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, आपके बेस्ड एस्टिमेट के हिसाब से प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, एंड जहां पे आपका इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होगा, एंड थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा बायोलॉजिकल असेट में, जहां पे आपका कौन सा इंडेक्स एप्लीकेबल होगा? 41 एप्लीकेबल होगा। क्लियर? हमने अभी नॉन एप्लीकेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट किया, अब मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, सुन लेना। एनी नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल है, एंड अगर नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल है तो फ्रेंड्स हमारे पास उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्स 105 है जिसका नाम है नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो वहां पे आपको 105 अप्लाई होगा। थर्ड में बोलूं, अगर कोई भी एक्सप्लोरेशन
एंड इवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस है। सर एक्सप्लोरेशन मतलब व्हाट? एक्सप्लोरेशन मतलब टू फाइंड आउट, एंड इवेल्यूएशन क्लियर। उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिकली इंड एस 106 है। फॉर योर नॉलेज, दिस इज नॉट योर सिलेबस, पर मैं आपको एग्जांपल दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलायंस को बोले कृष्णा गोदावरी रिवर के बाजू में जो एक स्पेसिफिक एरिया है, वो पर्टिकुलर रिवर में से आप कोल को एक्सप्लोर करो, कोल को वहां से क्या करो, आप एक्सट्रैक्ट करो। तो कहना इसे एक्चुअली चेक करो तो जिस लैंड का पावर है वो लैंड तो कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलायंस को वो पर्टिकुलर एरिया पर कुछ एक्सप्लोरेशन करने के लिए या एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक राइट दिया है। वो राइट जो दिया है उसका काउंटिंग इंड एस 106 में दिया है। फॉर योर नॉलेज, दिस इज नॉट योर इन सिलेबस, तो आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ जहां पे हमारी बवाल होने वाली है, दैट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर भी आपका इंड एस 16 एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन वहां पे मेरे पास एक इंड एस 40 है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? तो मुझे 2 मिनट के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा इंड एस 40 में। अगर आप कोई भी लैंड और बिल्डिंग ले रहे हो, फॉर व्हाट? तो परचेस करने के बाद उसको आप रेंट पर दे दोगे या वेट करोगे फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, देन इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब बबल हुई। सर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन हमको ऐसा सिखवाया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एनी एसेट विच इज नॉट हेल्ड फॉर सेल, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, तीसरी बार बोल रहा हूं rental to others। तो सर ये तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग भी रेंट पर ही दिया ना, पर सुन लो, लैंड एंड बिल्डिंग अगर रेंट पर दोगे तो वहां पे इंड एस 16 एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे इंड एस 40 एप्लीकेबल होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग अगर कोई भी चीज आप रेंट पर दोगे तो वहां पे इंड एस 16 ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, सेकंड चीज, जो वो रेंट पर देना वो आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको मुझे बोलने का कि वेदर इट इज अ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट और इट्स अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड आपको इंडेक्स का नंबर भी बोलना है। समझना, अगर मैं कोई भी कंप्यूटर मेरे लिए यूज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ ना, वो मेरे इंडेक्स 16 में एप्लीकेबल होगा। अगर मैं 10 कंप्यूटर लाया था पर मेरे एम्प्लॉइज को 6 का ही काम है, तो वो कंप्यूटर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पर दे रहा हूँ। कंप्यूटर्स को रेंट पर दो तो भी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही हुआ है ना, वो मेरा इंड एस 16 एप्लीकेबल होगा। रीजन, मेरा यहाँ पे मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है कि पीसी को रेंट पर देना। अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को मैं यूज कर रहा हूं तो वो भी मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वहां पे 16 होगा। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने क्या कर दिया है, रेंट पर दे दिया, एंड अगर रेंट पर दे दिया तो बॉस वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा तो इंडेस 16 नहीं होगा, इंडेस 40 होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा है, चेक करो, मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था कि लैंड एंड बिल्डिंग अगर रेंट पर दो तो वहां पे एनी एसेट इज गिवन फॉर द रेंट पर्पस, वैसा वर्ड यूज ही नहीं किया है वहां पे, जस्ट वर्ड कौन सा था, लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको ही पकड़ के चलना है। सिंपल इतना याद रखो, अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पर दोगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बाकी सबके लिए आपका कौन सा चलने वाला है, तो सबके लिए आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडेस 16 ही चलने वाला है। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक डाउट है, मान लो यहां पे हमने अहमदाबाद में एक एसजी हाईवे पर एक प्लॉट परचेस करके रखा है, वी आर नॉट श्योर कि वो उस प्लॉट को क्या करेंगे। 2-3 साल से वैसे पड़ा है, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि नौकर वाले वहां पे क्लास ओपन करेंगे कि हम वहां पे कुछ अलग चीज करेंगे कि ऑफिस करेंगे, कुछ डिसाइड नहीं, जस्ट 2-3 साल से पड़ा है। 2-3 साल मतलब कहने से 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बनाने पड़े। वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने पड़े, वहां पे उसको मैं एज अ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की तरह शो करूं कि उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह शो करूं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी लैंड और बिल्डिंग आप अक्वायर कर रहे हो फॉर अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, जहां पे आपका यूज डिसाइडेड नहीं है, देन इट इज नथिंग बट योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? बॉस आप बोल नहीं रहे हो, पर हिडन पर्पस देखो तो आपका पर्पस है ना वो कैपिटल एप्रिसिएशन का है। सर पता नहीं चला, लाइक समझो, नौकर के पास एक चॉइस थी कि आज वो 15 करोड़ का प्लॉट परचेस करे या 15 करोड़ रुपए एफडी में इन्वेस्ट करे। तो उन्होंने पर्पस कौन सा, उन्होंने सिलेक्ट कौन सा किया, तो उन्होंने कहना चाहिए लैंड का प्लॉट सिलेक्ट किया। लैंड का प्लॉट सिलेक्ट किया ना, अगर रेशनल पर्सन की तरह चेक करो तो आप 15 करोड़ रुपए तभी इन्वेस्ट करोगे कि आपको 100% श्योरिटी है कि 3-4 साल के बाद इसके भाव
15 से तो कुछ 110% बढ़ने वाले। अगर वरना आपके भाव वो बढ़ने वाले नहीं है तो एज अ रेशनल पर्सन आप चेक करो तो वो 15 करोड़ रुपए को आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर देते थे, कोई फिक्स डिपॉजिट और शेयर्स और डिवेंचर्स में कहीं भी परचेस कर देते। क्लियर? पर यहाँ पे आप बोलते नहीं हो, पर आपका पर्पस कौन सा है? कैपिटल एप्रिसिएशन। एंड अगर आपका पर्पस कौन सा है? कैपिटल एप्रिसिएशन, तो उसको मैं क्या मान सकता हूँ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकता हूँ। नो डाउट हम इंडेक्स 40 में डिस्कस करेंगे कि आज कोई प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग हमने इंडेक्स 40 में किया बिकॉज हम आज उसको रेंट पर दे रहे थे। कल हमको वो प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस के लिए जरूरत है तो कहना से अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहा, वो ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस चेंज हो गया एंड वो हमको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है ना, आज कोई प्रॉपर्टी को हम हमारे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं पर कल उठ के हमको वो प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है तो हमने क्या किया? हमने उसको रेंट पर देना चालू किया। एंड अगर रेंट पर देना चालू किया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से उसको कहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं? इंडेक्स 40 में ट्रांसफर कर सकते हैं। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक बार अभी तक का एक बार रिवीजन कर दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? असेट मींस एनी रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच future economic benefit is expected. What is the meaning of the fixed asset? Fixed asset means any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, administrative purpose, and the life of the asset is more than one accounting year. More than one year नहीं है, more than one accounting year है। What is non applicability? 4 था। Biological asset related to agriculture produce other than bearer plant. What is the meaning of the biological asset? Any living animal or any living plant. आपके पैट को नॉट एप्लीकेबल। हॉर्स रेस में हॉर्स यस, सर्कस में एनिमल यस, मैंगो ट्री यस, मैंगो नो, ऑरेंज ट्री यस, ऑरेंज भी नो। पर यस ध्यान रखना इंडेक्स 16 इज ओनली एप्लीकेबल टू बेरर प्लांट बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोड्यूस ऑफ द बेरर प्लांट। सेकंड कौन सा था? तो एनी नॉन करंट एसेट विच इज अ हेल्ड फॉर सेल, इंडेक्स 105 एप्लीकेबल होगा। तीसरा कौन सा था? दैट इज नथिंग बट एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे 106 एप्लीकेबल होगा। एंड द फोर्थ कौन सा था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वहां पे इंडेक्स 40 एप्लीकेबल होगा। पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रेंट पर जो चीज देते हो, पर कौन सी चीज जस्ट कंसीडर करने का? लैंड एंड बिल्डिंग। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज का मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, वो ऑलवेज आपका कॉस्ट मॉडल पर ही कंटिन्यू होगा। मैं आपको सिखाऊंगा, आप इंटर में भी सीख के आए हो, फिक्स असेट का आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए आप उसको कॉस्ट पर ही कंटिन्यू कर सकते हो या उसका रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो। रिवैल्यूएशन मतलब याद है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ऐसा कुछ करते थे। पर फॉर योर नॉलेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं होगा, वो ऑलवेज उसको किस पर दिखाना पड़ेगा? कॉस्ट पर। क्लियर? वो अब इंडेक्स 40 में भी डिस्कस करें, पर अभी इतना याद रखना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हम कभी भी रिवैल्यूएशन करने वाले नहीं है। परफेक्ट। तो मैं पहले आपको इतनी थियरी लिखवा दूं, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो लिखो, टाइटल लगा दो असेट एंड वहां पे लिखो असेट मींस एनी रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise. Third, as a result of past event. And the fourth, from which future economic benefit is expected. Clear? Next title लगाना, that is property, plant and equipment. वहां पे लिखना it means any asset
which is not held for sale in normal course of business second held for use in production of goods, rendering of services, rental to others, or for administration purpose, or for administration purpose. Clear? And the last लिखना expected to be used more than one accounting period. Clear? Next title लगा देना, that is nothing but non applicability. एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी में फर्स्ट लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बायोलॉजिकल असेट, related to agriculture activity, other than bearer plant. क्लियर? ब्रैकेट में लिख देना इंडेक्स 16 applies to bearer plant but it does not apply to produce on bearer plant. क्लियर? उनके लिए कौन सा लगेगा प्रोड्यूस ऑन बेरर प्लांट के लिए? इंडेस 41 लगेगा. अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक चीज ऊपर समझा दूं. देखो याद है हमने यहाँ पे ये मैंगो ट्री ड्रॉ किया था, उसमें समझो ये मैंगो ट्री के नीचे कहने से लैंड होगा. ये जो लैंड होगा ना वो लैंड को इट मे बी पॉसिबल आपका इंडेस 16 भी लग सकता है या किसी के लिए इंडेस 40 भी लग सकता है. सर मतलब व्हाट? अगर ये मेरा खुद का लैंड है तो मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है. अगर ये लैंड किसी का है ना जहां पे मैं फार्मिंग कर रहा हूं तो जिन्होंने मुझे ये रेंट पर दिया है तो कहने से उसका ये लैंड में से पर्पस था कुछ रेंट कमाने का, तो उनके लिए ये लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होगा. उनके लिए लैंड क्या होने वाला है? तो उनके लिए लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा. ये जो मैंगो ट्री है ना, दिस मैंगो ट्री इज कंसिडर्ड एज अ बेरर प्लांट एंड इफ इट इज कंसिडर्ड एज अ बेरर प्लांट तो वहां पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? इंडेस 16 एप्लीकेबल होगा. ऊपर जो मैंगो है, ये मैंगो है ना, उसको हम क्या बोल देंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोल देंगे. और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मेरा इंडेस 41 एप्लीकेबल हो जाएगा. मैंगो नीचे हो जाए एंड उसके बाद उसमें सब फ्रूटी बना के बेच रहे हो तो वहां पे वो जो फ्रूटी के जो पैकेट्स है वो आपके लिए एक इन्वेंट्री हो जाएगा एंड वहां पे आपका इंडेस कौन सा लगेगा? इंडेस 2 लगेगा. मैंने एक ही फॉर्म में आपको बहुत सारे इंडेस अप्लाई करके दिए. रिपीट करो, लैंड जो था
वो लैंड आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, या किसी का लैंड लेके आप फार्मिंग कर रहे हो तो वो बंदे के लिए क्या हो सकता है, वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है. मतलब इट मे बी पॉसिबल इंड एस 16 के इंड एस 40 अप्लाई. मैंगो ट्री इज कंसिडर्ड एज अ बैरर प्लांट. इफ इट इज कंसिडर्ड एज अ बैरर प्लांट तो वहां पे आपका कौन सा इंडेक्स एप्लीकेबल होगा, 16 होगा. मैंगो जो है दैट इज कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड वहां पे आपका इंडेक्स 41 एप्लीकेबल होगा. एंड वो मैंगो में से कुछ प्रोडक्ट बना के बेच लो, लाइक मैंने एग्जांपल दिया लाइक फ्रूटी, तो आपके लिए एक इन्वेंट्री हो गया एंड वहां पे आपका कौन सा एप्लीकेबल होगा, इंडेक्स 2 एप्लीकेबल होगा. क्लियर. आगे लिखने का स्टार्ट करें. हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट लिख दिया था, सेकंड पॉइंट लिखे दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट classified as held for sale, and if it is classified as a held for sale तो वहां पे आपका इंडेक्स 105 एप्लीकेबल होगा. थर्ड, recognition and measurement of exploration and evaluation of mineral resources. एंड फ्रेंड्स वहां पे आपका इंडेक्स 106 एप्लीकेबल होगा. एंड द फोर्थ इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. वहां पे ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर फ्रेंड्स आपका इंडेक्स 40 एप्लीकेबल होगा. एंड वहां पे ओनली कॉस्ट मॉडल इज एप्लीकेबल, मतलब उसका कभी भी आप रेवोल्यूशन कर सकते हैं नहीं हो. परफेक्ट. ये मैंने आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी समझा दिया. अब हम थोड़ी डेफिनेशन डिस्कस कर लें. डेफिनेशन में एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट आपका बायोलॉजिकल एसेट का. टाइटल लगा दो डेफिनेशंस. एंड डेफिनेशन में फर्स्ट लिखना दैट इज नथिंग बट बायोलॉजिकल असेट. वहां पे लिखो बायोलॉजिकल असेट मतलब इट इज लिविंग एनिमल और प्लांट. वो डेफिनेशन सिंपल है. सेकंड लिखना एग्रीकल्चर एक्टिविटी. तो वहां पे लिखना एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब इट इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटरप्राइज of the biological transformation and harvest of biological asset for sale or for conversion into agriculture produce or into additional biological asset. आपका फ्रेंड्स ऐसे डायरेक्टली कोई डेफिनेशन पूछने वाले नहीं है, ये तो जस्ट आपको समझने के लिए मैं लिखवा रहा हूं. क्लियर.
एंड द लास्ट डेफिनेशन लिखो, दैट इज नथिंग बट बेरर प्लांट. बेरर प्लांट लिखो. इट इज अ लिविंग प्लांट दैट ए करके लिखना, यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई of agricultural produce clear. second लिखना, expected to bear produce for more than one period. मतलब जो ऊपर से आपको जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो सब कुछ मिलेंगे वो आपका एक्सपेक्टेड है कि 1 साल से ज्यादा तक मिलेगा. एंड सी, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. क्लियर. हम कभी भी मैंगो ट्री को बेचने वाले नहीं है, हम जो बेचेंगे वो किसको बेचने वाले, तो कि मैंगो को बेचने वाले. एंड उसका नीचे आपको एक एग्जांपल लिखवा दूं. लिखना वहां पे, मैंगो ट्री इज अ bearer plant and it is covered by Index 16. clear. next लिखना, however mango grown in a tree is a produce of bearer plant so not covered by Index 16. clear. नीचे लिखना, in wheat crop the plant of wheat is not bearer plant. Is not bearer plant because it is cut down and sold as scrap. clear. तो फ्रेंड्स हम आगे कंसेप्ट सीखे. अभी तक हम ये सीख लिया कि असेट कौन सा था, फिक्स असेट कौन सा था, एंड कहां पे हमारा इंडेक्स 16 अप्लाई होने वाला नहीं है. अब ये सीखना पड़े कि अगर ये चीज फिक्स असेट है तो अब हमारी बुक में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो उसके लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है. 2 क्राइटेरिया सिंपल समझ लेना. एक तो उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड दूसरा चीज आपको उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए. ये दोनों के बीच में एंड है. अगर दोनों कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आप आपकी बुक में वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो. पहला, उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए. एक तो आपका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, और उसके बाद उसमें से क्या होना चाहिए, तो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए. दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो आप आपकी बुक में वो असेट को रिकॉर्ड कर सकते हो. अच्छा,
अब कहने से हम उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें तो हमको यह सीखना पड़े असेट का इनिशियल रिकॉग्निशन। मतलब आप आपकी बुक में असेट कैसे ला सकते हो, तो समझो। आपको एक तो असेट को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। असेट को परचेस नहीं करना है तो कहने से आप असेट को क्या कर सकते हो, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। असेट को अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है तो कहने से फ्रेंड्स आप असेट को एक्सचेंज भी कर सकते हो, बार्टर सिस्टम जो आप बोलते हो। एंड असेट को अगर एक्सचेंज भी नहीं करना है तो कहने से आप असेट को लीज पर ले सकते हो। परचेस का अकाउंटिंग हम यहां पे सीखेंगे, सेल्फ कंस्ट्रक्ट का अकाउंटिंग भी हम यहां पे ही सीखेंगे। असेट को एक्सचेंज करेंगे तो भी उसका अकाउंटिंग यहां पे सीखेंगे। पर अगर कोई भी असेट को कहने से अगर आप लीज पर लेते हो तो लीज जो होगा उसका अकाउंटिंग मुझे कहां पे सिखाना पड़ेगा, तो इंड AS 116 में। तो पहले हम ये 3 टॉपिक कर देंगे। ये 3 टॉपिक के बाद कहने से इस असेट के पीछे अगर हम कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करें, मैं आपको जस्ट आपको अभी ये समझा रहा हूं, एक इंडेक्स जैसा बना रहा है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में भी क्या क्या हो सकता है, एक वो रूटीन आपका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हो सकता है, तो वो तो आप सबको पता है, हम P&L में चार्ज कर देंगे। पर मुझे अगर ये आपको समझाना है, अगर कोई भी आपका मेजर इंस्पेक्शन है या आपको कोई ओवरहोल करवाना है, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहोल है, तो वो यहां पे सीखना पड़ेगा। अगर सब्सीक्वेंट के बाद अगर कोई पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो तो वो रिप्लेसमेंट का कॉस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज की कुछ बातें आने वाली है। मतलब कहने से हम इनिशियल में 4 चीज, 4 में से एक चीज को मैं यहां पे निकाल रहा हूं, लीज यहां पे नहीं सीखेंगे। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन में नहीं बोल रहा हूं, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर वो इन द नेचर ऑफ नॉर्मल रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो उसका अकाउंटिंग कुछ अलग होगा। मेजर इंस्पेक्शन है, ओवरहॉल है तो उसका भी अकाउंटिंग कुछ अलग होगा, या कुछ पार्ट को रिप्लेस करवा दे तो वो होगा। उसके बाद कहने से मैं आपको सिखाऊंगा दैट इज नथिंग बट सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। एंड सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन अगर हम चेक करें तो सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए आपके पास 2 चॉइस है। आइदर आप असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो, एंड अगर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू नहीं करना है तो आप असेट का क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो। मतलब क्या चीज करना है वो आपके हाथ में, तो फाइनली वहां पे वो भी डिसाइड कर लेंगे कॉस्ट करना है कि रिवैल्यूएशन। क्लियर? बस बेसिकली इतनी चीज हमको यहाँ पे सीखना है, बाकी नो डाउट आएगा डेप्रिसिएशन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कौन सा था। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मैंने बोल दिया, 2 कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए। फर्स्ट, उसका कॉस्ट एक तो रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड सेकंड उसका क्या होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए। यहां पे मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, पूरे इंड AS में हम फेयर वैल्यू करते हैं, पर अंडर इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनिशियली जो आप रिकॉर्ड करोगे वो तो आप जो रिकॉर्ड करने वाले हो वो कैसे करने वाले हो, वो आपको कॉस्ट पर ही करना है। यहां पे कुछ फेयर वैल्यू आने वाला नहीं है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद हम इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट में ले रहा हूं, अगर असेट को परचेस कर रहे हो, परचेस ऑफ असेट के टाइम अब कौन कौन सा खर्चा ऐड कर दोगे। इंड AS 16 बोल रहे हैं जब भी असेट को परचेस करो तो आपको 3 चीज कैपिटलाइज करना है। पहला, परचेस प्राइस। दूसरा, एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। एंड तीसरा, दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट, वो भी आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। समझना, सबसे पहले मैं पॉइंट ले रहा हूं दैट इज नथिंग बट द परचेस प्राइस। एक एक पॉइंट आराम से ले तो पता चले। 100 रुपए का परचेस प्राइस था, पर 100 रुपए में मान लो GST 10 रुपए का इंक्लूडेड था। इंड AS 16 बोल रहा है परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड उसका क्रेडिट अगर मिलने वाला है तो आपको क्या कर देने का, माइनस कर देने का। एंड आप फिक्स असेट में जस्ट कैपिटलाइज कितना करोगे, 90 करोगे। पर मान लो ये 100 रुपए में कस्टम ड्यूटी के 10 रुपए इंक्लूडेड है। 100 रुपए में अगर कस्टम ड्यूटी के 10 रुपए इंक्लूडेड है तो फ्रेंड्स कहने से उसकी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। अगर क्रेडिट मिलने वाला नहीं है तो आपको पूरे पूरा 100 रुपए ही क्या कर देना पड़ेगा, कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा।
मुझे आपको वो समझाना है, अगर परचेस प्राइस में कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट के रिफंड अगर आपको मिलने वाला है तो आप माइनस कर दोगे, पर अगर क्रेडिट के रिफंड अगर मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इफ इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा, बट इफ इट इज अ कैश डिस्काउंट फॉर द अर्ली पेमेंट तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज समझो, अगर कोई भी पेमेंट को आप डिले कर रहे हो एंड वो डिले करने की वजह से वो आपके पास से थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ फाइनेंसिंग कंपोनेंट आपके पास से ले रहा है, तो उसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। रीजन, हमारे पास एक इंडेक्स 23 है बोरोइंग कॉस्ट, एंड वो बोरोइंग कॉस्ट ये बोल रहा है इंटरेस्ट तो आप असेट की कॉस्ट में तभी ऐड कर सकते हो अगर वो असेट क्वालिफाइंग असेट है। एंड क्वालिफाइंग असेट मतलब व्हाट, जिस असेट को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, उसका क्लैरिफिकेशन इंडेक्स में नहीं लिखा है, पर फॉर एकेडमिक पर्पस वी आर टेकिंग इट्स 12 मंथ्स। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं सुन लो, मैं यहां पे कुछ अलग बोल रहा हूं। मैं आज एक शॉप में गया, एक कस्टमर एक्स है और एक कस्टमर वाई है, दोनों ने भाव पूछा तो दोनों को भाव सामने वाले ने कोटेशन दिया 100 रुपए का। कस्टमर एक्स बोल रहे मुझे पेमेंट आज का आज कर देना है, तो बोले कि हम आपके पास से भाव लेंगे 95 रुपीज, दिस इज कंप्लीट कैश पेमेंट। पर कस्टमर वाई बोले ना मैं तो पेमेंट आज नहीं करूंगा, मैं आपके पास से कुछ इंस्टॉलमेंट सिस्टम लेना चाहता हूं। तो बोले अगर आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम लेना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा, उसका भाव होगा 100 रुपीज। कैसे ये बंदा जो 100 रुपीज का पेमेंट कर रहा है उसमें स्पेसिफिकली बोलू ये जो 5 रुपए है वो 5 रुपए तो कहने से इंटरेस्ट एलिमेंट है। अगर 5 रुपए इंटरेस्ट एलिमेंट है, इंडेक्स 16 बोल रहा है आप आपकी बुक में असेट को कैश प्राइस पर ही रिकॉर्ड कर सकते हो। कैश प्राइस मतलब कहने से कस्टमर एक्स अगर आज कैश का पेमेंट लेके दे रहा था तो वो जस्ट 95 का ही पेमेंट कर रहा था। वी आर पेइंग एक्स्ट्रा 5 रुपीज, दैट इज फॉर द डेफर्ड पेमेंट। हम जो पेमेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा 5 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। तो इंडेक्स बोल रहे वो 5 रुपए का तो एक इंटरेस्ट एलिमेंट है, एंड अगर वो इंटरेस्ट एलिमेंट है तो आप आपकी बुक में वो 5 रुपए का इंटरेस्ट कभी भी कैपिटलाइज कर सकते नहीं हो। आपको तो असेट 95 से ही रिकॉर्ड करने का, 5 रुपए का इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जितने भी साल का वो इंस्टॉलमेंट पीरियड है उसमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। सिंपल बोल दो, कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस का क्रेडिट के रिफंड मिल रहा है तो माइनस कर देने का, क्रेडिट के रिफंड मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑन द एमआरपी तो 110% हम माइनस कर ही देंगे, बट इफ इट इज अ कैश डिस्काउंट देन इट इज अवर सेपरेट इनकम, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ बोला है कि आप पेमेंट डेफर्ड कर रहे हो, उसके लिए अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा रुपीज का पेमेंट कर रहे हो तो सिंपल मैं बोल दूं वो आपके लिए एक इंटरेस्ट एलिमेंट है। इंटरेस्ट एलिमेंट तो हम असेट के कॉस्ट में तभी ऐड कर सकते हो अगर असेट क्वालिफाइंग असेट है। सेकंड चीज, एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। क्लियर? सिंपल मैं बोलूं असेट जब भी परचेस करते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हम कभी भी पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते, वो हम फिक्स असेट में ही कैपिटलाइज करते हैं। पर माय क्वेश्चन इज, हम रेडी टू यूज तक के एक्सपेंस ऐड करेंगे कि पुट टू यूज? 110% आप जो आपकी बुक में एक्सपेंस ऐड करोगे वो जस्ट कहां तक करोगे, तो क्या रेडी टू यूज तक ही करोगे। एक बार आपकी असेट रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद तो आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का भी स्टार्ट कर ही देने का, इररिस्पेक्टिव आप वो असेट को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज में मैं स्पेसिफिकली आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं, अगर आपने कोई असेट को एज अ स्टैंड बाय मोड पे रखा है, स्टैंड बाय मोड मतलब व्हाट, आज उसको यूज नहीं कर रहे हो पर आपका पर्पस वो है कि अगर मेरा यह ओरिजिनल असेट में अगर कुछ बिगड़ जाए, ओरिजिनल असेट अगर मेरी वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो मैंने जो एक दूसरी असेट रखा है उसको मैं यूज करूंगा। दैट असेट इज कॉल्ड एज अ स्टैंड बाय मोड। स्टैंड बाय मोड पर असेट आपकी आज की तारीख में रेडी टू यूज तो है ही, इट मे बी पॉसिबल 2 साल तक भी आपको उसको यूज नहीं करना पड़ा, तो भी जिस मोमेंट पर आपकी असेट रेडी टू यूज था उसी मोमेंट से वो असेट का डेप्रिसिएशन भी क्या कर देना पड़ेगा, आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। मतलब जस्ट एंड जस्ट रेडी टू यूज तक के ही एक्सपेंस कैपिटलाइज करोगे, उसके बाद का कुछ नहीं। चलो अब मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट है। यहां से आपका कोई भी डायरेक्टर फॉरेन गया,
स्पेसिफिकली फॉर परचेस ऑफ द असेट। तो वो डायरेक्टर का फॉरेन का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो आप असेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। हाँ, अगर असेट परचेस करके आए तो आप ऐड कर सकते हो, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। पर मैं ऐसा बोलूं, डायरेक्टर यहां से कुछ चाइना गया था, कोई स्पेसिफिकली कुछ कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड वहां पे अगर उसको कुछ असेट कुछ पसंद आ गया एंड वो लेके आ गया, एंड अगर वो लेके आया तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ वो असेट जो उसका फॉरेन ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस था वो असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। आंसर इज नो, नहीं होगा, बिकॉज आपका पर्पस वहां पे कोई स्पेसिफिकली असेट परचेस करने के लिए जाना नहीं था। ये तो जस्ट आप वहां पे गए थे ना, उसके बाद उसको परचेस करके आए, तो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस कभी भी आपको असेट की कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे डाउट है, सिर्फ वो गया था घूमने के लिए, क्लियर, वापिस आया तब वो असेट को परचेस करके आया। हाँ, तो बहुत लोग इतने फालतू डाउट पूछते हैं, सर गया था घूमने के लिए, मतलब उस टाइम तो कहने से उसका पर्पस असेट परचेस करने का नहीं था, पर वापिस आया तब तो इट इज अ क्लियरली आइडेंटिफाइबल कि वो असेट परचेस करके आया। तो सर कहने से वो जो वापिस आया उसका जो फ्लाइट टिकट का एक्सपेंस है वो तो हम कैपिटलाइज कर ही सकते हैं ना। आंसर इज नो, सिंपल समझो, गया था तो वापिस तो आने ही वाला था, अगर वो असेट परचेस करे कि ना करे, कि वहां पे रुकने वाला था, आने वाला था ना, तो सिंपल एक भी रुपए का आप वहां पे कैपिटलाइज नहीं करोगे। जब यहां पे आपका पर्पस ही वो है स्पेसिफिकली फॉर परचेस ऑफ असेट, तब भी आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। एक स्टोरी समझा दो, यहां से डायरेक्टर स्पेसिफिकली कोई असेट परचेस करने के लिए जाए तो उसका फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, परचेस प्राइस भी असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। बीच में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हैं ना, वो ड्यूटी और टैक्सेस का क्रेडिट के रिफंड आपको मिलने वाला नहीं है, वो भी असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। उसके बाद अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन के बाद अगर कोई भी ट्रायल रन करते हो, अच्छा ट्रायल रन करने का पर्पस वो है, अगर असेट में कोई डिफेक्ट निकला तो आपके सप्लायर के साथ ऑलरेडी ऐसा कमिटमेंट होगा कि आप असेट को रिटर्न कर सकते हो। इन दैट सिचुएशन जब तक ट्रायल रन नहीं हुआ उसका मतलब तब तक आपने वो असेट को एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड अगर वो असेट को एक्सेप्ट नहीं किया है, 100% बोल रहा हूं, आप ट्रायल रन तक के हर एक एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर सकते हो। क्लियर, मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारे एक्सपेंस है, लाइक ट्रेनिंग एक्सपेंस, वो सब कुछ बाद में डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर, दो चीज हो गई। तीसरा चीज, that is nothing but the present value of the dismantling or the restoration cost. Present value of the dismantling or the restoration, एक परफेक्ट आपको स्टोरी समझो तो परफेक्ट पता चलेगा। समझ लो, ये मेरा घर है, एक घर के ऊपर का टेरेस था, वोडाफोन वाले मेरे घर पे आ रहे हैं, वोडाफोन मतलब एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, एंड मुझे बोल रहे हैं कि आपके घर के ऊपर जो टेरेस है ना, वो टेरेस के ऊपर हमको टेलीकॉम के लिए टावर इंस्टॉल करना है। मैंने बोला करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला उसमें मुझे क्या दोगे? एवरी मंथ आपको 3 लाख रुपए का रेंट मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है कर दो। मुझे लगा ये 3 लाख रुपए का रेंट आज दे एंड 6 महीने के बाद बोले कि नहीं अब कुछ नहीं है, टावर हमको लेके जाना है। मैंने बोला एक काम करो, 3 लाख रुपए का रेंट आप मुझे कितने साल तक दोगे? उन्होंने बोला ये 3 लाख रुपए का रेंट मैं आपको 10 साल तक दूंगा। मैंने बोला ठीक है। स्टोरी रिपीट करूं, मेरा घर था, घर के ऊपर टेरेस था, कौन आया था? वोडाफोन, एंड क्या बोल रहा था तो आपके घर के ऊपर टावर इंस्टॉल करना है, हर मंथ 3-3 लाख रुपए का रेंट, 10 साल तक वो मुझे पेमेंट करते रहेगा। परफेक्ट स्टोरी जा रहा है। मैंने बोला ठीक है कल सुबह आ जाओ, हम एक अग्रीमेंट फाइनल कर देते हैं 10 साल के लिए, एक लीगल अग्रीमेंट, एंड आपको मुझे 10 साल के पीडीसी आज से आपको लिख के दे देने का। वोडाफोन इज अग्रीड कि यस वी आर रेडी टू पे। मुझे अचानक याद आ रहा है कि 10 साल के बाद कहना से ये लोग ये टावर को यहां से डिसमेंटल कर देंगे, ये टावर यहां से रिमूव कर देंगे। जिस मोमेंट पे वो लोग यहां से मेरा टावर, मतलब ये वोडाफोन जो टावर जो रिमूव करेगा, कहने से मेरा टेरेस जो नॉर्मल कंडीशन में आज है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। बिकॉज ऑब्वियसली जो कुछ अटैच था मेरी वॉल के साथ, वहां से उसको डिटेच कर दूं तो वॉल में कुछ खराबी तो होने ही वाला है। मैंने वोडाफोन को बोला जब आप 10 साल के बाद ये टावर को यहां से डिसमेंटल करो तो आप मुझे मेरा टेरेस रिस्टोर करके वापस दोगे। रिस्टोर मतलब व्हाट? मैं आपको आज जिस कंडीशन में मेरा टेरेस दे रहा हूं, 10 साल के बाद आप मुझे मेरा टेरेस
वो ही कंडीशन में वापस दोगे। आगे डिस्कस करें उसके पहले ये सोच लो वेदर दिस टावर इज अ फिक्स असेट फॉर वोडाफोन। आंसर इज यस, बिकॉज दिस टावर इज नॉट हिल फॉर सेल। This tower helps the Vodafone to render the services and the life of this tower is a more than one accounting year। तो उनके लिए 110% ये फिक्स असेट है। 10 साल के बाद कहने से वो लोग जब यहां से टावर को डिसमेंटल करेंगे तो वोडाफोन पर एक बर्डन आने वाला है। कौन सा बर्डन? तो मेरा टेरेस का रिपेयरिंग का खर्चा आने वाला है। वोडाफोन को पता है कि 10 साल के बाद कितना खर्चा आएगा? आंसर इज नो। तो वोडाफोन आज से क्या करेगा? वोडाफोन आज से एस्टिमेट करेगा। मान लो वोडाफोन इज एक्सपेक्टिंग कि 10 साल के बाद उनका 10 लाख का खर्चा आने वाला है, पर कहने से आज तो मैं जीरो ईयर पे खड़ा हूं। दिस 10 लाख इज माय फ्यूचर वैल्यू, उसको कहने से मुझे डिस्काउंट करके मुझे उसको कहां पे कन्वर्ट करना पड़े? प्रेजेंट वैल्यू पर कन्वर्ट करना पड़े। इंडिया 16 बोल रहा है, ये डिस्काउंटिंग जो करना है वो कौन से रेट से करना है? तो कहने से आप प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट वहां पे ले सकते हो। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू पर ला दो तो कहने से मेरा आंसर 10 लाख नहीं होगा, ऑब्वियसली वो 10 लाख से कुछ कम होगा। अज्यूम कर लो मेरा 10% डिस्काउंटिंग रेट है, मैं कैलकुलेट करने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। एंड अगर मान लो मेरा आंसर आया 7 लाख रुपए, तो कहने से दिस 7 लाख इंडिया 16 बोल रहा है इट इज नथिंग बट योर पार्ट ऑफ द फिक्स असेट। यानी 7 लाख रुपए का खर्चा आपको असेट की कॉस्ट में ऐड कर देने का। मान लो मैंने असेट को जो परचेस किया था वो 50 लाख का था, मेरा रेडी टू यूज होने का खर्चा कुछ 5 लाख का हुआ, और ये मेरा कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख आई। इंडेक्स 16 बोल रहा है आप आपकी बुक में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 62 लाख रुपए से रिकॉर्ड कर दोगे। मान लो मैंने आज तक जितने भी खर्चा हुआ है ना उसका पेमेंट कर दिया, पर मैं ऐसा बोलूं 62 में से ये 7 लाख का पेमेंट नहीं हुआ होगा। 50 लाख का परचेस प्राइस, 5 लाख का रेडी टू यूज, वो सब कुछ का पेमेंट होगा, पर 7 का पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो उसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगा पता है आपको? एंट्री करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 62 लाख टू बैंक अकाउंट 55 लाख। फ्रेंड्स, ये 7 लाख रुपए का आपका एक प्रोविजन बनेगा एंड वो प्रोविजन का नाम हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एंड वो कितने का बनेगा? 7 लाख रुपए का। सर क्यों प्रोविजन? समझाऊं ना, दुनिया में तो 3 चीज होती है, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है प्रोविजन एंड एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? लायबिलिटी में लायबिलिटी फिक्स होता है, अमाउंट भी फिक्स होता है। प्रोविजन में लायबिलिटी फिक्स होता है बट अमाउंट फिक्स नहीं होता है ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। यहां पे वोडाफोन के लिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट का खर्चा होने वाला वो कंफर्म है, बट कितना होने वाला वो कंफर्म नहीं है, और इसीलिए वोडाफोन यहां पे क्या करेगा? उसका प्रोविजन बनाएगा। क्लियर? ये सब कुछ डेट है इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे। अब मैं आपको पूछूं, मैंने कहने से फ्रेंड्स जो प्रोविजन बनाया वो 7 लाख का बनाया, पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे 7 लाख का पेमेंट नहीं करना है, मुझे 10 लाख का पेमेंट करना है। अब इंडेक्स 19 आपकी बैच में खत्म है, तो आपको पता होना चाहिए, याद करो हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में करंट सर्विस कॉस्ट एवरी ईयर ऐड करते थे। करंट सर्विस कॉस्ट का पेमेंट डिले करने की वजह से हमको वहां पे एवरी ईयर इंटरेस्ट एलिमेंट भी ऐड करना था। यहां पे भी वही हुआ ना, 7 लाख रुपए मैंने यहां पे रिकॉर्ड तो कर दिया, पर बॉस ये 7 लाख रुपए पर एवरी ईयर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के लिए आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, टू बैंक नहीं, क्या करो? टू प्रोविजन। मतलब कहने से 7 लाख रुपए में इंटरेस्ट मान लो डिस्काउंटिंग रेट 70,000 है, तो सिंपल बोलो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मेरा प्रोविजन का बैलेंस 7,70,000 हो जाएगा। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, प्रोविजन का बैलेंस डे बाय डे बढ़ता रहेगा, असेट का बैलेंस डे बाय डे कम होता रहेगा। प्रोविजन क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, बट असेट का बैलेंस क्यों कम होगा? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। 10 साल के बाद तो आपकी हालत ऐसी होगी इन दिस क्वेश्चन कि प्रोविजन का बैलेंस 10 लाख हो जाएगा एंड असेट का बैलेंस 0 हो जाएगा। असेट क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज 10 साल की लाइफ थी, तो 10 साल तक पूरे पूरे डेप्रिशिएट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, पहले में उसको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आया, दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग।
एंड प्रेजेंट वैल्यू के बाद उसको एवरी ईयर इंटरेस्ट ऐड करते करते तक मैं उसकी एक्चुअल अमाउंट तक पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर से प्रेजेंट पर आए, उसका मतलब मैंने उसको डिस्काउंटिंग किया एंड उसके बाद एवरी ईयर वहां पे इंटरेस्ट ऐड करते गए, उसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। रिपीट स्टोरी करूं, किसका घर था, मेरा घर था। घर के ऊपर क्या था, टेरेस था। कौन आया था, वोडाफोन। क्या बोल रहा था, टावर इंस्टॉल करना है। कितने साल तक, 10 साल। 10 साल के बाद वो लोग क्या करेंगे, ये टावर को यहां से डिसमेंटल कर देंगे, मतलब यहां से रिमूव कर देंगे। मेरा टेरेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, टूटा फूटा होगा, तो वोडाफोन मुझे क्या करके देगा, रिपेयर करके देगा, रिस्टोर करके देगा। रिस्टोर मतलब व्हाट, आज मैं आपको जिस कंडीशन में दे रहा हूं, 10 साल के बाद आप मुझे वही कंडीशन में मेरा टेरेस वापस दोगे। तो सिंपल, वोडाफोन के लिए कुछ एक्सपेंस होने वाला है, आज नहीं, वो 10 साल के बाद होने वाला है। वोडाफोन अपना बेस्ड एस्टिमेट करेगा एंड वोडाफोन ने एस्टिमेट किया था कि उनका 10 साल के बाद 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, बट दैट 10 लाख इज माई फ्यूचर वैल्यू। उसको डिस्काउंटिंग करके मुझे उसको कहां पे लेके आना है, प्रेजेंट वैल्यू। एंड अगर मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आया तो वो 7 लाख बना था एंड 7 लाख रुपीस का मैं क्या कर दूंगा, प्रोविजन बना दूंगा। फ्रेंड्स, प्रोविजन का बैलेंस डे बाय डे बढ़ता रहेगा, बट असेट का बैलेंस डे बाय डे कम होता रहेगा। प्रोविजन क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, एंड असेट क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। 10 साल के बाद मेरा प्रोविजन का बैलेंस 10 लाख होगा एंड असेट का बैलेंस 0 होगा। सिंपल बोल दो, इंडिया 16 बोल रहा है, जब भी असेट को परचेस करो तो आपको 3 चीज कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एक था परचेस प्राइस, दूसरा था एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यहां पे याद रखना, जस्ट आपका रेडी टू यूज तक का ही खर्चा होगा। एंड तीसरा कौन सा होगा, दैट इज समथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट। क्लियर। अब मेरा 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना। मैं स्पेसिफिकली एक असेट लेके आया फॉरेन में से, पूरे इंडिया में ये असेट किसी के पास नहीं है, जस्ट मेरे पास है। मतलब पूरे इंडिया में इस असेट को यूज कैसे करना वो नहीं आता है, तो मेरे एम्प्लॉय को तो ऑब्वियसली वो नहीं आता है। और इसीलिए मैं फॉरेन में से जिस कंपनी के पास से मैंने इसको परचेस किया था, वो कंपनी को मैंने रिक्वेस्ट किया ट्रेनिंग के लिए आप आपका स्टाफ भेजो। उन्होंने 5 लोगों को भेजा, उनका टिकट का आने जाने का खर्चा, यहाँ पे रहने का खर्चा, उनका जो भी प्रोफेशनल फीस है, टोटल मैंने 5 करोड़ की असेट के सामने 20 लाख रुपए का खर्चा जस्ट मैंने मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए किया। मेरा क्वेश्चन वो है, मैं एम्प्लॉय को जो ये असेट को सिखाने की जो ट्रेनिंग के लिए मैंने जो 20 लाख का खर्चा किया है, वो मैं असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्लियर। आपके मुंह से बहुत सारे आंसर है। पहला आंसर तो जब सीपीटी फाउंडेशन से पढ़ के आए हो, आपके मुंह से निकल गए, यस कर सकते हो। रीजन आपका दिमाग कहां पे चल रहा है पता है, कि अगर इस हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कैन आई सी एम्प्लॉयज पर्टिकुलर मशीन को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएगा। मशीन को अगर प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएगा तो कैन आई से मशीन में से जो हमको एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्लियर। अगर आपका वो आर्ग्यूमेंट है तो मेरा सामने आपका आर्ग्यूमेंट वो है, कैन आई से दुनिया में कोई चीज नहीं आती है वो हमारा प्रॉब्लम है, ये मशीन हमको यूटिलाइज नहीं करने आता था, दैट्स आवर प्रॉब्लम। एंड सेकेंड चीज, एक लाइन मेरी फोकस करना, ड्यू टू दिस ट्रेनिंग मशीन की कैपेसिटी में कुछ इंक्रीज होने वाला नहीं है, मशीन की कैपेबिलिटी में कुछ इंक्रीज होने वाला नहीं है। यहां पे कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो बढ़ रहा है ना, वो एक एम्प्लॉई का बढ़ रहा है। हाँ, उसमें मशीन का क्या फायदा हुआ, फायदा जो हुआ वो तो एम्प्लॉई को हुआ। हाँ, मशीन का लेवल एज इट इज रहने वाला है। माय क्वेश्चन इसमें अभी भी मैं वही पूछ रहा हूं, ट्रेनिंग एक्सपेंस मैं असेट की कॉस्ट में ऐड करूं कि ना करूं। क्लियर। गारंटी बोल रहा हूं, ट्रेनिंग का एक भी रुपए का एक्सपेंस असेट की कॉस्ट में आप ऐड नहीं कर सकते। ट्रेनिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज चार्ज टू पीएनएल। मेरे पास उसके बहुत सारे रीजन है, पहले रीजन समझो एंड उसके बाद आपको जो कंसेप्ट नॉर्मल वे में आपको समझाओ। पहला रीजन बोल दो, ट्रेनिंग क्यों पीएनएल में जाएगा। मैंने बोल दिया, ट्रेनिंग की वजह से मशीन की कैपेसिटी में कुछ इंक्रीज होने वाला नहीं है, मशीन का परफॉर्मेंस कुछ बढ़ने वाला नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस बढ़ रहा है ना, वो हमारे एम्प्लॉय का बढ़ रहा है। दूसरी चीज, मशीन तो रेडी था, आपको यूज करने के लिए नहीं आता, वो आपका प्रॉब्लम है।
तीसरा चीज, मैं अगर ये 5 लोगों को ट्रेनिंग दे दूं, 5 एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज पर हमारा कभी भी ओनरशिप के कभी भी कंट्रोल नहीं होता। कल उठ के अगर ये एम्प्लॉय मुझे छोड़ के चले गए तो कहना इसे अगेन मुझे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। व्हाट यू थिंक, अगेन मैं ट्रेनिंग दूं तो अगेन थोड़ी मैं असेट का कॉस्ट पे ऐड कर पाऊंगा, नेवर एंड एवर। एंड अगर इसमें कुछ पता नहीं चला तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अब तो पता चलना ही चाहिए। आपने 10 लाख रुपए की कार परचेस किया, आपको कार चलाना नहीं आता है मान लो, एंड कार चलाना नहीं आता है इसीलिए आपने 5,000 रुपए के ड्राइविंग के क्लासेस की फीस भरा। मैं आपको पूछ रहा हूं, ड्राइविंग के क्लासेस की फीस आप कार की कॉस्ट में ऐड करोगे कि पीएनएल में चार्ज करोगे? अब दिमाग चल गया आपका, ऑब्वियसली इट इज चार्ज टू पीएनएल। ड्राइविंग क्लासेस करने के बाद कार की कैपेसिटी में कुछ बढ़ावा नहीं हुआ है, आपकी कैपेसिटी बढ़ा है। आपको जो चलाना नहीं आता तो आप सीख गए। क्लियर? जो मेरी असेट का परफॉर्मेंस है वो तो एज इट इज है। बस ये कार था, मेरे पहले वाले एग्जांपल में वो मशीन था, दोनों सिचुएशन सेम ही है। मेरा ट्रेनिंग एक्सपेंस चुपचाप चार्ज टू पीएनएल। क्लियर? दूसरा एग्जांपल मुझे देना है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। व्हाट यू बिलीव, इंश्योरेंस एक्सपेंस असेट की कॉस्ट में ऐड होगा कि पीएनएल में चार्ज होगा? तो मुझे पूछो, आंसर इज एक्चुअली डिपेंड्स। कैसे डिपेंड्स? इफ इट इज अ नॉर्मल इंश्योरेंस दैट इज कॉल्ड रिकरिंग एक्सपेंस है, जो आपको एवरी ईयर करवाना है, दैट इज चार्ज टू पीएनएल। बट इफ इट इज अ ट्रांजिट इंश्योरेंस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजिट इंश्योरेंस, तो वो समझा रहा हूं। एंड वो ट्रांजिट इंश्योरेंस आप क्या कर दोगे? कैपिटलाइज कर दोगे। लाइक समझो, मुझे दिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे एक बिजनेस चालू करना है, मुझे सैनिटाइजर बनाना है। मेरे वहां पे यहाँ पे अहमदाबाद में मैंने बहुत फाइंड आउट किया, किसी के पास है मशीन नहीं मिल रहा है। पर यस, मुझे पता है कि मुंबई में एक कंपनी है जिसकी फैक्ट्री अभी चालू है, वो ये मशीन बना रही है ना, मशीन सबको सप्लाई भी कर रही है। तो सिंपल केनई से मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, पर केनई से वो मुंबई से अहमदाबाद पर यहाँ पे भेजे, कोई भी वे से भेजे, तो केनई से बीच में मुझे एक रिस्क है कि वो मेरे मशीन को डैमेज ना हो जाए। एंड वो डैमेज को रिकवर करने के लिए अगर मैं कोई इंश्योरेंस ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट इंश्योरेंस। एंड कैन आई से दिस इंश्योरेंस एक्सपेंस जो मैं बोल रहा हूं ट्रांजिट इंश्योरेंस, इट इज इंकर्ड टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। एंड व्हाट इज माय प्रेजेंट लोकेशन? इज अहमदाबाद, एंड इफ इट इज अहमदाबाद 100% है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है वो कैपिटलाइज कर सकते हो। पर नॉर्मल जो भी है वो सब कुछ आपको चार्ज कहां पे कर देने का? पीएनएल में। क्लियर? अभी भी हमने एक ही टॉपिक सीखा है, असेट को परचेज करने का। एक बार मैंने आपको अभी तक जो भी समझाया वो रिवाइज करवा दूं, एंड इसको हम नोट डाउन कर ले। फ्रेंड्स, इंडेक्स 16 नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? असेट मींस एनी रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। What is the meaning of the property plant and equipment? Property plant and equipment is any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others and administrative purpose, and the life of the asset is more than one accounting year. Index 16 कहाँ पे applicable नहीं है? Biological asset related to agriculture produce other than bearer plant. And what is the meaning of the biological asset? It is any living animal or any living plant. आपके पेट को इंडेक्स 16 एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। हॉर्स रेस में हॉर्स, यस। सर्कस में एनिमल, यस। मैंगो ट्री, यस। मैंगो, यस। मैंगो, नो। उसके बाद अगर आपका कुछ भी बैरर प्लांट है तो बैरर प्लांट को इंडेक्स 16 एप्लीकेबल हो जाएगा, पर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोड्यूस ऑफ द बैरर प्लांट। मतलब मैंगो ट्री को एप्लीकेबल होगा पर मैंगो का एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट मैंने आपको समझाया था, दैट इज समथिंग बट एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे हमारा इंडेक्स 106 एप्लीकेबल होता है। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, वहां पे हमारा इंडेक्स 105 एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वहां पे हमारा इंडेक्स 40 एप्लीकेबल होता है। जस्ट अभी से इतना याद रख लो, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलवेज कॉस्ट मॉडल पर ही कंटिन्यू होगा। उसके बाद मैंने आपको असेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया समझाए थे। आप आपकी बुक में असेट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन, एक तो उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन,
आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों के बीच में एंड है, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो ही आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी उसको आप रिकॉर्ड कर सकते नहीं हो। उसके बाद मैंने आपको समझाया था असेट को जब भी परचेस करो तो कौन कौन सा खर्चा असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। पहला परचेस प्राइस, दूसरा एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, एंड तीसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट। ध्यान रखना परचेस प्राइस में कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला है तो माइनस करने का, क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस कर दोगे, कैश डिस्काउंट होगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी पेमेंट अगर डेफर्ड कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिफरेंस वाला जो भी एलिमेंट होगा वो आपके लिए इंटरेस्ट है एंड दैट इंटरेस्ट इज चार्ज टू पीएनएल। एनी कॉस्ट इनकर्ड वाले में जस्ट रेडी टू यूज तक का खर्चा ऐड होगा, पुट टू यूज तक के हर एक एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। जस्ट एंड जस्ट रेडी टू यूज, एक बार आप असेट रेडी हो गई उसके बाद आपको यूटिलाइज करना है कि नहीं करना, दैट्स योर चॉइस। और इसलिए मैं बोल दूं स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो होते हैं उसका भी डेप्री हम चालू कर ही देते हैं जिस मोमेंट पे असेट रेडी है। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाला जहां पे मैंने आपको वोडाफोन वाली स्टोरी समझाई थी। क्लियर? ये सब कुछ अब एक बार लिख दे। चलो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। एंड वहां पे लिखना probable that it is probable that future economic benefit will flow to the entity एंड सेकंड लिखना कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसका कॉस्ट इजीली रिलायबल होगा तो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट परचेस ऑफ एन असेट या कॉस्ट ऑफ एन असेट, जो लिखना है लिखो। इनिशियली हम हर एक चीज को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे, यहां पे हमको फेयर वैल्यू पर लाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ द एसेट वहां पे लिखना, परचेस प्राइस ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, क्योंकि वो तो ऑलवेज आपका नॉन रिफंडेबल ही होगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, उसके बाद आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। क्लियर? अच्छा, यहां पे मैंने कैश डिस्काउंट के बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है क्योंकि उसका अकाउंटिंग कुछ अलग हो रहा है। नेक्स्ट, कॉस्ट डायरेक्टली attributable, cost directly attributable to bringing the asset to its location and condition. Clear? तीसरा, initial estimates of cost of removing and
site restoration at present value by applying pre-tax discount rate. By applying pre-tax discount rate. क्लियर? नीचे लिख देना नोट करके. ट्रेनिंग एक्सपेंसेस are never included in cost of property, plant and equipment. परफेक्ट. फ्रेंड्स नीचे ये भी लिख देना कि हम यहां पे डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर करेंगे. तो यहां पे लिख दो डायरेक्टली attributable cost. ये नया टॉपिक नहीं है, जो आपका परचेस ऑफ असेट वाला था उसमें ही कंटिन्यूशन में. तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में कॉस्ट में क्या क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन है वो कंसीडर कर लोगे. उसके बाद इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी आप कंसीडर कर लोगे. इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट है वो भी कंसीडर करोगे. अगर कोई भी प्रोफेशनल फीस फॉर इंस्टॉलेशन अगर कुछ दे रहे हो तो प्रोफेशनल फीस भी आप कंसीडर कर लोगे. क्लियर? प्रोफेशनल फीस के बाद अगर आपको नेक्स्ट लिख दो दैट इज समथिंग बट कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग कॉस्ट होगा तो भी आप कंसीडर कर लोगे. पर यस एक ये लिस्ट भी बना दो, ये तो आपको सपने में भी नहीं सोचना है. कॉस्ट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सपने में भी आपको इतनी चीज तो ऐड करना ही नहीं है. डन? कौन कौन सा तो समझ लेना. तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन. क्लियर? पहले यहां पे मैं नारोल में बिजनेस कर रहा था, अब मेरी फैक्ट्री में वटवा में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो ट्रांसफर का जो भी खर्चा है उसमें कुछ कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? कॉस्ट इनकर्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. एक नए प्रोडक्ट के पीछे आपने खतरनाक मार्केटिंग के पीछे खर्चा कर लिया, वो मार्केटिंग का खर्चा कभी भी आपका कैपिटलाइज नहीं होगा. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी. कोई भी इनॉग्रेशन एक्सपेंस का ऐसा कुछ भी है तो आपको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है. एंड द लास्ट जनरल ओवरहेड्स. अगर आपको क्वेश्चन में दे जनरल ओवरहेड्स कभी भी नहीं लगे, बट यस इफ इट इज अ स्पेसिफिक ओवरहेड तो 110% आप ऐड कर सकते हो. क्लियर? चलो फ्रेंड्स, आज बहुत थियरी हो गया, 1.5 घंटे. आप 10-15 मिनट है हमारे पास, तो हम एक काम कर दे, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ले. क्लियर? फ्रेंड्स, आपके पास नौकार का मटेरियल लेटेस्ट होना चाहिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडिया 16 के मैं स्टार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड सिस्टम. As per the chief accountant, a prototype system was installed at one of the customer location in June 2016 for getting acceptance of the performance of the system. The chief accountant has stated that as ownership of the system installed for the field trial was vested with the company for accounting and the control purpose, the prototype system installed at customer location in 2016 was capitalized in the accounts for the year 16-17 as its bought out cost. State whether the accounting treatment adopted by the company is correct or not. Friends, question के first line important है. A company is engaged in the manufacture of the electronic product and system. Just a minute.
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड सिस्टम। क्लियर। तो कंपनी का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड सिस्टम बनाने का। कंपनी ने किया क्या है, एक प्रोटोटाइप सिस्टम मतलब एक डेमो सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट के वहां पे जाके इंस्टॉल किया है। फ्रेंड्स, मुझे आपको फाइनल में ये बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंपनीज के लिए फर्नीचर जो है ना वो फिक्स असेट होगा, पर फर्नीचर शॉप वालों के लिए जो फर्नीचर है ना वो फिक्स असेट नहीं है, उनका ये रूटीन एक्टिविटी है। एंड इफ इट इज अ रूटीन एक्टिविटी तो वो कहना से वो फर्नीचर उनके लिए क्या होने वाला है, तो कि इन्वेंट्री होने वाला है। तो यहां पे भी वैसा ही हुआ ना, आपने क्लाइंट के वहां पे जाके जो प्रोटोटाइप सिस्टम इंस्टॉल किया है दैट इज नॉट योर फिक्स असेट, इट इज योर इन्वेंट्री। एंड इफ इट इज योर इन्वेंट्री बिकॉज इट इज अ हेल्ड फॉर सेल, एंड इफ इट इज अ इन्वेंट्री तो उसका अकाउंटिंग आपको इंडेक्स 16 में नहीं करना है, उसका अकाउंटिंग आप कहां पे करोगे, इंडेक्स 2 में करोगे। परफेक्ट, मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूं। एज पर इंडेक्स 2, इन्वेंट्री मीन्स असेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस or in the process of production for such sale or for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance supplies and consumable other than machinery spares. And as per Index 16, fixed asset is an asset held with intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services and is not held for sale in normal course of business. Accordingly, the system installed by the company at customer site for its acceptance based on the field trial of system, underline कर दो, is an item of inventory and is not a fixed asset. Installation of such prototype system at a customer site for this acceptance is akin, akin का मतलब होगा similar to sale of goods on approval basis. Therefore, the capitalization of such prototype system at its bought out cost is not correct. At the time of installation of such system at customer site, value of the same should be transferred to separate account such as good sent for approval account. आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन 2 अब पढ़ूं और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अ कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ प्रोडक्शन लाइन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. Based on the trial runs conducted by the company, it was noticed that the production line output was not of the desired quality. However, the company has taken a decision to manufacture and sell the substandard product over the next 1 year due to huge investment involved. In the background of the relevant accounting standard, advise the company on the cutoff date for the capitalization of the project. फ्रेंड्स, कंपनी ने पूरे एक प्रोडक्शन लाइन सेटअप किया है, नंबर ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड हो गए। मशीन्स इंस्टॉल होने के बाद जब हमने उसका ट्रायल रन किया तो कंपनी को स्टैंडर्ड क्वालिटी का आउटपुट नहीं मिला, कंपनी को थोड़ा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आउटपुट मिला। कंपनी बोल रहा है ठीक है यार, सब स्टैंडर्ड तो सब स्टैंडर्ड, लोअर ग्रेड तो लोअर ग्रेड, कल से हमारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा ना वो सब कुछ हम बेचना चालू करेंगे, बिकॉज इसमें हमारा बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट, हमारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। क्वेश्चन में यह पूछा है कहां तक के खर्चे आप फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली ट्रायल रन के बाद जो भी खर्चा कर रहे हो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड इफ इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन इट शुड बी ट्रायल रन। तो व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रायल रन? द डेट ऑफ ट्रायल रन इज नथिंग बट what is the cutoff date? The date of trial run is nothing but a cutoff date. Answer पढ़ो। As per provisions of Ind AS 16, expenditure incurred on startup and the commissioning of the project, including the expenditure incurred on the test runs and experimental production, is usually capitalized as an indirect element of the construction cost. However, the expenditure incurred after the plant has begun commercial production, that is, production intended for sale or captive consumption, is not capitalized and is treated as a revenue expenditure, even though the contract may stipulate that plant will not be finally taken over until after the satisfactory completion of the guarantee period. In the present case, company, friends, यहाँ पे एक मिस्टेक है, कंपनी जो डीड लिखा है ना वो कंपनी डीड नहीं है, कंपनी डीड नॉट है। रिपीट कर रहा हूं क्या लिखा है वहां पे, कंपनी डीड नॉट है। क्लियर? डिड नॉट स्टॉप the production even if the output was not of the desired quality, and the continued the substandard production due to huge investment involved in the project. Capitalization should cease, ये underline कर देना चाहिए, at the end of the trial run, since the cutoff date would be the date when the trial run was completed. Clear? तो आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं, पर पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। इंड AS 16 नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? असेट मींस एन रिसोर्स
which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of the fixed asset? Fixed asset means any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, or for administrative purpose, and the life of the asset is more than one accounting year. इंडिया 16 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अदर देन बेरर प्लांट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल असेट? एनी लिविंग एनिमल और एनी लिविंग प्लांट. आपके पेट को एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल. हॉर्स रेस में हॉर्स यस, सर्कस में एनिमल यस, मैंगो ट्री यस, मैंगो नो, ऑरेंज ट्री यस, ऑरेंज नो, एंड व्हीट एंड राइस के क्रॉप को भी एप्लीकेबल नहीं होगा. India 16 is applicable to bearer plant, but it is not applicable to the produce of the bearer plant. Second था, that is nothing but a non-current asset held for sale, वहाँ पे Ind AS 105 applicable होगा. Exploration and evaluation of mineral resources, वहाँ पे 106 applicable होगा. And investment property, वहाँ पे Ind AS 40 applicable होगा. Investment property को always आपको cost model पर ही continue करना है. आप आपकी बुक में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब रिकॉर्ड कर सकते हो? जब उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए. दो ही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था, एक तो उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड सेकंड आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि उसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है. जब भी एसेट को परचेस करो, तीन चीज कैपिटलाइज कर दो. परचेस प्राइस, any cost incurred bringing the property plant and equipment to its present location and condition, and the present value of the dismantling or restoration cost. Clear? बाकी का फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.